यार स्टडी अब्रॉड के लिए तो जाना है पर कंफ्यूज हूँ, कनाडा जाऊँ या न्यूजीलैंड जाऊँ। क्योंकि दोनों ही कंट्री में हम विद स्पाउस जो है वो जा सकते हैं। दोनों ही कंट्री एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देती है। ओवरऑल जो बजट है वो भी दोनों कंट्रीज में सेम आता है। पर अप्लाई करें तो कौन सी कंट्री में अप्लाई करें? अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको भी परेशान कर रहे हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, दिस is ज्योति गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरु। स्टूडेंट्स के जर्नली कंसर्न्स रहते हैं कि मैम हमें स्टडी अब्रॉड के लिए तो जाना है पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कंट्री जो है वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहने वाली है। तो अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको भी परेशान कर रहे हैं तो इसका वन स्टेप सोल्यूशन है इमिग्रेशन गुरुज। और इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको अपने लिए कौन सी कंट्री जो है वो किस हिसाब से चूज करनी चाहिए। अगर आपको जाना है स्टडी अब्रॉड में और कंफ्यूज हो कि न्यूजीलैंड जाए या कनाडा जाए, तो दोनों ही कंट्री की जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है, जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है या जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, वो दोनों ही डिफरेंट है। हाँ, ओवरऑल अगर एक्सपेंस की बात करें तो दोनों ही कंट्री में जो है वो ओवरऑल एक्सपेंस सिमिलर सा रहता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि दोनों ही कंट्री में अगर मैं बात करूं कनाडा और न्यूजीलैंड में, दोनों ही कंट्री में आपको 1 ईयर की फीस प्लस 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस जो है वो पे करना ही पड़ता है। तो ऑलमोस्ट बजट जो है वो सिमिलर सा चला जाता है। अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में अगर आपके ओवरऑल 55% मार्क्स है या 50% मार्क्स भी है, तब भी आपको वहां पर कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाती है। चाहे वो आप लेवल 5 के डिप्लोमा की बात करो, लेवल 7 की बैचलर्स डिग्री की बात करो, या फिर आप लेवल 8 के डिप्लोमा की बात करो, तब भी आपको लो लैंग्वेज स्कोर के साथ, लो एकेडमिक परसेंटेज के साथ वहां पर एडमिशन मिल जाती है। आप किसी भी कंट्री से रिफ्यूज हो, आप न्यूजीलैंड अप्लाई कर सकते हो। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपको पूरा मौका देते हैं अपनी जेन्युइन क्रेडिबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो कनाडा में बहुत ही एक सिंपल और स्ट्रिक्ट सा रूल फॉलो होता है। अगर आप पीटी वाले बच्चे हो, आपके 60 ईच होने चाहिए। आईएलटीएस वाले बच्चे हो, चाहे वो बैचलर्स वाले हो चाहे आप डिप्लोमा वाले हो, तो 6 ईच बैंड स्कोर्स होने चाहिए। मास्टर्स वालों के लिए जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है दैट इज 6.5, नॉट लेस देन 6 बैंड स्कोर्स। और अगर मैं एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करूं, यानी कि आपके एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करूं, तो एवरेज 55% की रिक्वायरमेंट रहती है। और वहीं अगर आपको किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए जाना, तो 70% से कम में तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी मिलने नहीं वाली। तो उससे कम में आपको मिल जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर द मास्टर्स के लिए। और वहीं पर आ जाती है बात पैल की। क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोई वीजा कैपिंग नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैल का इशू है। इंस्टीट्यूशन एक बार तो पैल दे देंगे, पर सेकेंड टाइम पैल देते टाइम पर आपको बहुत ही ज्यादा आपको जो है वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि भाई इंस्टीट्यूशन मुझे सेकंड टाइम पैल क्यों नहीं दे रहा और मैं वीजा एप्लीकेशन कैसे करूं। तो वही अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में कोई प्रोविंशियल टेस्टेशन लेटर यानी कि पैल लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अपना ऑफर लेना है और स्ट्रेट अवे जो है वो अपनी वीजा फाइलिंग करनी है। हाँ, एडमिशन रिक्वायरमेंट के साथ साथ अगर मैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करूं, तो 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर जो है वो आपके होने चाहिए। अगर आपको बैचलर के लिए जाना है, अगर आपको डिप्लोमा के लिए जाना है, तो 6 नॉट लेस देन 5.5 होने चाहिए। या कोई भी आप चाहे टोफल दे रहे हो या पीटी दे रहे हो, उसकी इक्विवेलेंसी 6 नॉट लेस देन 5.5 के हिसाब से होनी चाहिए। अगर मैं मास्टर्स की बात करूं, तो मास्टर्स के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट है। सेम लाइक द कनाडा, कनाडा में भी सेम ही जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। बट हाँ, एडमिशन की यानी कि आपके अकेडमिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट जो है वो कम आ जाती है। न्यूजीलैंड में 55% वाला बच्चा जो है वो इजिली अप्लाई कर सकता है। दोनों ही कंट्री में अगर मैं मेडिकल वाले कोर्सेज की बात करूं, चाहे वो नर्सिंग लगा लो, बी फार्मा वगैरह वाले कोर्सेज लगा लो, उसके लिए जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है वो 55% रहती है। कनाडा में 60% से ऊपर चाहिए, बट न्यूजीलैंड में 55% वाला बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है। पर अगर मैं बात करूं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड स्कोर चाहिए दोनों ही कंट्री में। आपको नर्सिंग के लिए जाना है, तो न्यूजीलैंड में 7 ईच बैंड स्कोर से नीचे तो आपको नर्सिंग मिलने ही नहीं वाली। टीचिंग के कोर्स की बात करें, चाहे वो बैचलर ऑफ एजुकेशन है या मास्टर ऑफ एजुकेशन है, टीचिंग के कोर्सेज हैं, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ओवरऑल 7 नॉट लेस देन 7 बैंड स्कोर। तो अगर आप टीचिंग के लिए जाना चाहते हो या नर्सिंग के लिए जाना चाहते हो, तो मेक श्योर आप अपनी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसको मीट जरूर करो।
कनाडा में बच्चों को बिफोर द वीजा एप्लीकेशन आपको 1 ईयर की फीस प्लस 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस जो है वो पे करना पड़ता है, जबकि न्यूजीलैंड में बिल्कुल ही ऑपोजिट है। न्यूजीलैंड में आपने ऑफर लेटर लिया, स्ट्रेट अवे वीजा का प्रोसेस शुरू हो गया, अपना मेडिकल कराओ, अपना पीसीसी कराओ और अपनी वीजा एप्लीकेशन जो है वो लगा दो। बस कंडीशन ये है कि आपके पास जो फंडिंग है वो 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, या अगर आपके पास 3 मंथ ओल्ड फंड है तो उसकी जस्टिफिकेशन, उसका सोर्स होना चाहिए कि वो पैसा आपके पास आया कहाँ से। दोनों ही कंट्रीज में अगर आपको फंडिंग की इश्यू है तो आप एजुकेशन लोन के साथ भी जा सकते हो। एजुकेशन लोन भी आपको जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, बट हाँ मेक श्योर अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो दोनों ही कंट्रीज में तो अपनी रीपेइंग कैपेसिटी, या कि आप यानी कि आप उस लोन को उतारोगे कैसे, वो आपको इमिग्रेशन का जरूर जस्टिफाई करके जानी है। क्योंकि रिसेंट में हमारे ही एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, उसने स्टडी प्लस स्पाउस की फाइल जो है वो कनाडा के केस में इकट्ठी लगाई थी, जबकि लोग कहते हैं कनाडा में फंडिंग का ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो आई एम टेलिंग यू द ट्रू स्टोरी। हमारे एक बच्चे की हमने वीजा एप्लीकेशन लगाई थी, विद स्पाउस लगाई थी, वो बच्चा एजुकेशन लोन लेके जा रहा था, उसका रिफ्यूजल आ गया। रिफ्यूजल में वीजा ऑफिसर ने स्टेट अवे ये लिख के दिया है कि आपका स्पाउस आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो आपका लोन कौन उतारेगा। एग्री कि आपका स्पाउस जो है वो वर्क परमिट पे जा रहा है, पर अगर उसको वहां पे जाकर जॉब नहीं मिली तो आपका लोन रीपे कौन करेगा। तो रीपेइंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है दोनों ही कंट्रीज में आज की डेट में, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन भी जो है वो फंडिंग को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। वो भी फंड चेक करती है, वेरीफाई करती है कि वो फंड जेन्युइन है भी है या नहीं है। और अगर बात करें स्पाउस की तो यस, आप दोनों ही कंट्रीज में अपने स्पाउस को जो है वो साथ लेके जा सकते हो। कनाडा में और न्यूजीलैंड में दोनों कंट्रीज में ऐसा कोई भी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है एज ऑफ नाउ फॉर द स्पाउस, और ना ही कोई ये रिक्वायरमेंट है कि आपके स्पाउस की क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो आप सेफ एंड साउंड हो जाते हो, आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। दोनों ही कंट्रीज में अगर आपको अपने डिपेंडेंट किड्स को जो है वो लेके जाना है तो अबव 5 ईयर वाले जो बच्चा रहता है उसको फ्री एजुकेशन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, बच्चे का स्टडी वीजा अप्लाई होता है। अबव 5 ईयर्स वाले का स्टडी वीजा अप्लाई होगा, बिलो 5 ईयर्स वाले का जो है वो विजिटर वीजा अप्लाई होगा। जैसे बच्चा आपका 5 ईयर्स का आ जाता है उस केस में आप जो है वो अपने बच्चे का स्टडी वीजा कन्वर्ट करा सकते हो। कनाडा और न्यूजीलैंड में बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड बैचलर ऑफ नर्सिंग, ये ऐसे दो कोर्सेज है जिसके अंदर आप स्पाउसेस को साथ में लेके जा सकते हो। पर न्यूजीलैंड में एक और कोर्स है यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स भी है, जिसके अंदर जो है वो आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो। तो बैचलर वाले बच्चे, +2 वाले बच्चे जो अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूजीलैंड में अपने स्पाउस के साथ वीजा एप्लीकेशन करने के लिए। और अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो मास्टर्स में आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिलेशन क्रेडिबिलिटी है, आपका रिलेशन स्टेबिलिटी है वो मीट होना चाहिए कि आप एक जेन्युइन स्टेबल रिलेशन में हो या नहीं हो। तो वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। न्यूजीलैंड के केस में बच्चे का जो है वो इमिग्रेशन इंटरव्यू कंडक्ट करती है, और कनाडा के केस में इमिग्रेशन जो है वो कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती है। जो वीजा एप्लीकेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी फाइल में लगा दोगे दैट्स इट, वो आपको मौका भी नहीं देती है अपने आप को जस्टिफाई करने का। जबकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपको अपॉर्चुनिटी देती है अपनी एप्लीकेशन को जस्टिफिकेशन में लेके आने का कि भाई अगर आपका गैप है, आपने इस गैप के दौरान क्या किया हुआ है, आपका स्टडी गोल क्या है, चेंज क्यों हो रहे, वो सारी चीजें आपका इंटरव्यू भी जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो अगर इन फ्यूचर की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज में आप अपने पेरेंट्स को जो है वो बाद में बुला सकते हो, वो आपके साथ रह सकते हैं ऑन अकॉर्डिंग टू द विजिटर वीजाज कंडीशन, और वो आपके साथ स्टे कर सकते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के कल्चर को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। सो आई गेस मैंने बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है कनाडा या न्यूजीलैंड के लिए, या आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो इवेलुएट करवाना चाहते हो कि भाई कौन सी कंट्री में जाना हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, देन फील फ्री टू रीच अस आउट, वी आर देयर टू हेल्प यू। आप कॉल कर सकते हो, अपना ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन जो है वो बुक कर सकते हो, या इन पर्सन आगे 1-on-1 मीट करके भी अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको जाना है फॉर द स्टडी अब्रॉड, नॉट ओनली इन कनाडा और न्यूजीलैंड, यानी किसी भी कंट्री में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए है, यूरोप है, तो यू नो कि आप यू कैन कॉल अस, यू कैन मीट अस इन पर्सन, और अपना स्टडी अब्रॉड का जो सपना है आप उसको साकार कर सकते हो। थैंक यू।